हेलो फ्रेंड्स, आईपीसी सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अध्याय 2 को शुरू किया था, जिसमें सामान्य स्पष्टीकरण मतलब कि जनरल एक्सप्लेनेशन में हम आईपीसी में दी गई कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे थे और सेक्शन 6 से लगाकर 10 तक पढ़ा था। आज सेक्शन 11 से शुरू करेंगे और 20 तक पढ़ेंगे, जिसमें पर्सन से लगाकर कोर्ट ऑफ जस्टिस तक की डेफिनेशन आएगी, जज की डेफिनेशन आएगी। ये दो डेफिनेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो डेफिनेशन है आप खुद समझ जाएंगे कि एक फॉर्मल नेचर की हैं, कोई ज़्यादा इसमें ध्यान देने या गंभीरता वाली बात नहीं है, लेकिन प्रत्येक चीज़ को गंभीरता से पढ़ें। हर चीज़ का अपना कानून में महत्व होता है। सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर कारपोरेटेड और नॉट कारपोरेटेड। जब पर्सन की बात आएगी तो कॉमन सेंस में हम बात करेंगे कि वो महिला और पुरुष को व्यक्तिगत रूप से, किसी महिला को महिला के रूप में या पुरुष को पुरुष की दृष्टिकोण से बताने वाले शब्द को हम संबोधित करते हुए करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति शब्द का उपयोग करते हैं तो ये माना जाता है कि उसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। मान लीजिए किसी कोर्ट में कोई जज लेडीज़ है या जज पुरुष है, आप और हम बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट, ऐसा कहा जाता है। किसी जज के सामने मेल जज या फीमेल जज संबोधित नहीं किया जाता। लेकिन व्यक्ति शब्द यानी पर्सन शब्द अपने आप में कुछ आर्टिफिशियल या लीगल आइडेंटिटी रखने वाली संस्थाओं को भी शामिल करता है। जैसे कि कुछ कंपनियां, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, ये सब एक तरीके से कंपनियां हैं, लेकिन ये सब रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। कुछ समितियां बनाते हैं, कुछ जिनको हम एसोसिएशन कहते हैं, यानी एसोसिएशन को यहाँ पर संगम शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप और हम संघ शब्द कहीं कहीं कानून में इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसी कोई भी संस्था जो कुछ कार्यकलाप करती है और वो कार्यकलाप विधिक हैं, उन कार्यकलाप से कोई कानूनी दायित्व उत्पन्न हो सकता है। तो लेजिस्लेशन वालों ने पर्सन शब्द में ऐसी कंपनी और कॉरपोरेशन या एसोसिएशन को भी शामिल किया है, चाहे वे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। यदि कोई संस्था या कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको स्पेसिफिक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, उसका एक सामाजिक महत्व रहता है, उसका अपना एक बायलॉज हो सकता है, उसका अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यदि आईपीसी का पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि कमर्शियल लॉ के हिसाब से उसका कारपोरेटेड है तो उसको निगमित होना मतलब कि उसको रजिस्टर्ड होना, कारपोरेटेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए कि कोई संस्था या कोई सोसाइटी या कोई संघ रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आईपीसी में उल्लिखित अपराधों से बच जाएगा। इसलिए व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी और एसोसिएशन मतलब संगम, जो कोई भी ऐसा कुछ लोगों ने संघ बना लिया है। कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दो तरह की होती हैं। और एसोसिएशन के बारे में जैसे कुछ लोग बैंकिंग सोसाइटी बना ली या कोई भी कंपनी बना ली, पैसे का लेन देन शुरू किया या कॉलोनी काटने के लिए सोसाइटी बना ली, ऐसे समितियां बनती रहती हैं। ऐसी समितियां अगर रजिस्टर्ड होती हैं तो उनका अपना महत्व रहता है, और रजिस्टर्ड नहीं भी होती हैं तो भी उनका आईपीसी का पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही महत्व रहेगा, क्योंकि आईपीसी बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में अपराधों की रोकथाम करना और स्वच्छ और स्वस्थ समाज की रचना करना, जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। ये आईपीसी का उद्देश्य होता है। यद्यपि कोई भी कॉरपोरेशन हो, कंपनी हो या एसोसिएशन हो, वो स्वयं अपने आप का संचालन नहीं करती, उसका संचालन व्यक्तियों के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन आगे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बाधा ना हो, इसलिए कंपनी को भी उसमें लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन में शामिल कर लिया गया है। आप कह सकते हैं कंपनी और एसोसिएशन वेदर कॉरपोरेटेड और नॉट कॉरपोरेटेड दे आर पर्सन। जैसे कि आप ये देखेंगे कि कई मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब सारा चढ़ावा जो भी आता है भगवान के नाम पर आता है, तो देखा जाए तो भगवान की मूर्ति संपत्ति को धारण करती है। यद्यपि मंदिर का संचालन पुजारी व अन्य लोगों के द्वारा, जैसा भी उसका संघ, उसके कंपनी के बायलॉज हों या एसोसिएशन या संगम के नियमावली हो, उसके आधार पर होता है। लेकिन उसमें इसको भी मंदिर हो, ट्रस्ट हो, कॉरपोरेशन, इनको भी पार्टी बनाया जा सकता है। कभी भी कोई भी केस कंपनी की तरफ से लगेगा तो कंपनी का पहला नाम आएगा, कोई कंपनी पर लगाएगा तो पहला नाम कंपनी या कॉरपोरेशन का होगा। ये धारा 11 का मतलब यह है पर्सन शब्द के अंतर्गत, जैसे आपने पहले मेल और फीमेल पढ़ा,
व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कानून बनाने वालों ने कंपनी और एसोसिएशन को भी इंक्लूड किया है, शामिल किया है, क्योंकि कंपनी, एसोसिएशन ये सब अंग्रेज़ों के आने के बाद में हमारे देश में प्रथा शुरू हुई। पहले हमारे की बैंकिंग महाजनी वाली थी, कॉमर्स एग्रीकल्चर बेस पे होता था, ये सभी को मालूम है। लेकिन अब आते हैं अपन सेक्शन 12। इसमें बताया गया पब्लिक या लोक की परिभाषा में ये बताया गया है कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, मतलब किसी भी श्रेणी के लोग या कोई भी समुदाय। अब यहाँ पर यह लिखा होता कि पब्लिक मीन्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल डेफिनेशन आसान हो जाती। लेकिन लेजिस्लेशन वालों ने यहाँ पर जो स्थिति बनाई है वो है एनी क्लास ऑफ पब्लिक, मतलब लोग का कोई भी वर्ग। ऐसा लगता है कि हमारा समाज यदि वर्गों में भी बटा है, या हो सकता है जैसे वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, जाति पात था, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने एनी क्लास ऑफ पब्लिक का शब्द का इस्तेमाल किया हो, या पब्लिक शब्द का इतना विस्तार से प्रयोग किया गया है कि किसी भी श्रेणी की पब्लिक की इस सेक्शन की परिभाषा में आ सके। या फिर इस आगे लिखा है और एनी कम्युनिटी मतलब समुदाय। हो सकता हो भारतीय जनजीवन में आज भी होता है, आप ट्राइबल एरिया में जाएं, गाँव में जाएं तो लोग समुदाय बना के रहते हैं। स्पेसिफिक देखें, ट्राइबल एरिया में एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग तो ज़्यादातर अभी भी इंटीरियर गांव में समुदाय बना के रहते हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। इन ऑल, किसी भी तरह की कोई टेंशन या हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। एनी क्लास ऑफ पब्लिक मतलब भारत के नागरिक, एनी कम्युनिटी मतलब भारत के नागरिक। क्योंकि जैसा आपने पहले से आईपीसी के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि संपूर्ण भारत पर आईपीसी लागू है, और भारत पर लागू हो तो भारत पर रहने वाले हर ह्यूमन बीइंग पर लागू है, चाहे वो किसी भी क्लास में आता हो या किसी कम्युनिटी में आता हो। ये इसकी पब्लिक की डेफिनेशन है। ये सेक्शन 14 जो अगला है, सेक्शन 13 जो है, ये आईपीसी से रिपील्ड कर दिया गया है। रिपील्ड कर दिया गया मायने ये होता है उस सेक्शन को समाप्त कर दिया गया है। उस सेक्शन का जब आईपीसी आई, जब उसको बनाया गया कुछ महत्व होगा, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले अभ्यास, जैसे जैसे आईपीसी को प्रैक्टिस में लाया गया, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया, उस चीज़ की शायद आवश्यकता नहीं रही, तो कानून बनाने वाले कानून के जरिए ही कानून को समाप्त करते हैं और कानून को ही लागू करते हैं। तो कोई रिपील्ड एक्ट बना होगा, उसके द्वारा धारा 13 को समाप्त कर दिया गया है। अब सेक्शन 14 जो है ये, इसको और सेक्शन 21 को आप देखेंगे तो आपको मन में थोड़ा सा हेजिटेशन आता है कि यहाँ पर लिखा है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, और सेक्शन 21 में डेफिनेशन दी गई है लोक सेवक की, पब्लिक सर्वेंट की। तो सरकार का सेवक और लोक सेवक में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब सेक्शन 21 बताऊंगा, जब मैं आपको 21 में बताऊंगा कि ये लोक सेवक क्यों माने गए हैं। एक मोटे तौर पे बोल सकता हूँ, शासन की ओर से जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए, जनता की सेवा के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है शासकीय सेवा में, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, और शासन जिनको अपने हिसाब से नियुक्त करता है अपने कार्य के लिए, उन्हें सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ऐसा इसका मतलब है। अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट, यानी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट इस बात का घोतक है या इस बात की अर्थ बताता है या व्याख्या करता है कि एनी ऑफिसर और एनी सर्वेंट कंटिन्यूड, यानी जो लगातार सेवा में रहा है, और अपॉइंटेड या नियुक्त किया गया है, और एम्प्लॉयड इन इंडिया, भारत में या तो वो व्यक्ति सेवा में रहा है या नियुक्त किया गया या भारत के नियोजन में है। किसके आदर से? बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के आशय से उस व्यक्ति को, गवर्नमेंट के आदेश से उस व्यक्ति को, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, सीधा लिखा अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर इस सेक्शन को बड़े इत्मीनान से समझ लीजिए। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और एनी सर्वेंट कंटिन्यूड और अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया, माने भारत में, बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द नहीं आया है, जबकि यहाँ पर देखेंगे आप एम्प्लॉयड इन इंडिया, यानी ये सेक्शन ये कहता है कि भारत की सेवा में, भारत सरकार के सेवक से अर्थ है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी सर्वेंट या नौकर जो भारत के नौकरी में है या नियुक्त किया गया था, रहा है या नियुक्त किया गया था, ये पास्ट टेंस में चलेगा, या नियोजित किया गया था, किसके आदेश से? बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन ये कहती है कि भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी,
तो यहाँ पर कुछ नियुक्तियों के अधिकार हो सकता है यहाँ के वाइसराय को हो, यहाँ के गवर्नर को हो, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी डिसाइड होता था वो इंग्लैंड की महारानी के पार्लियामेंट में होता था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में होता था। तो यहाँ पर ब्रिटेन सरकार की गवर्नमेंट के द्वारा भारत के एम्प्लॉयड में, भारत में जिसको नियोजित किया गया या नियुक्त किया गया या वो भारत की सेवा में रहा है, किस कैपेसिटी से, एनी ऑफिसर और सर्वेंट, किसी अधिकार ऑफिसर या नौकर की हैसियत से रहा है, उसको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का सेवक कहा जाएगा। निश्चित रूप से गवर्नमेंट के, और किसके द्वारा नियुक्त किया गया, गवर्नमेंट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब शासन के प्राधिकार से या शासन के द्वारा भारत में नियोजित किया गया, नियुक्त किया गया या नौकरी में रहा कोई भी अधिकारी या सेवक, क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट, ना कि पब्लिक सर्वेंट। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति उस समय ब्रिटेन से होती थी या यहाँ का वाइसराय अपने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए भारत में जो अंग्रेज हुकूमत चला रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने स्वयं के मामलों के निर्धारण के लिए या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाइंस करने के लिए नियुक्त करते थे या पूर्व से नियुक्त होते रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से है इसका, पब्लिक की इन ऐसे सेवकों का सीधा संबंध गवर्नमेंट से है, पब्लिक से नहीं है, इसलिए इनको लोक सेवक नहीं माना गया है। इसके बाद आप ये देखेंगे 15 और 16 सेक्शन भी यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि 15 और 16 सेक्शन भी रिपील्ड कर दिया गया है, उसकी भी हो सकता है समय के अनुसार उसकी उपयोगिता नहीं रही, उसको समाप्त कर दिया गया। अब सेक्शन 17 आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट मैंने सरकार की डेफिनेशन दी है, द गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आप देखेंगे भारत का जो ढांचा है ये केंद्र में केंद्र सरकार और हर राज्यों में राज्य सरकार, जहाँ पर राज्य सरकार नहीं है वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आईपीसी में ऐसा कहीं नहीं किया गया कि बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान ने 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र शासित प्रदेश तीनों का स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है। इसलिए जब जब भी आईपीसी में ये बात होगी केंद्र सरकार तो मतलब केंद्र की सरकार, लोकसभा राज्यसभा जिससे मिलकर जो बनती है, राज्य सरकार मतलब विधानसभा या किसी राज्य की सरकार। इसके बाद ये सेक्शन 18 में भारत की परिभाषा या इंडिया की परिभाषा दी गई है। ये भी अब कायदे से तो इसको भी रिपील्ड या ओमिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन ये बोलती है कि भारत कहाँ तक है, जहाँ तक भारतीय राज्य की समस्त सीमाएं हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है, सिवाय जम्मू कश्मीर के समस्त क्षेत्र पर समस्त क्षेत्र सीमाएं भारत की मानी जाएंगी, ऐसा सेक्शन 18 कहता है। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद आप ये कह सकते हैं कि भारत का मतलब होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहाँ तक भारत की सीमाएं हैं वहाँ पर आईपीसी लागू है और वहीं तक भारत का राज्य क्षेत्र का विस्तार भी है। ये सेक्शन 18 है। अगले सेक्शन में अब अपन सेक्शन 19 में देखेंगे न्याय। अब सेक्शन 19 न्यायाधीश की परिभाषा देता है। सेक्शन 19 ये बोलता है, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज ए जज, मतलब न्यायाधीश शब्द का जो अर्थ या घोतक है, न्यायाधीश शब्द की व्याख्या इस रूप में की गई है या न्यायाधीश शब्द का अर्थ इस रूप में भी माना जाएगा कि द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन, हर केवल वह व्यक्ति हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज ए जज, मतलब जिससे कि इस कार्यालय के रूप में कानूनी रूप से जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में घोषित किया गया है या जिसका चयन न्यायाधीश के रूप में हुआ है, केवल वह व्यक्ति ही न्यायाधीश नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्ति भी न्यायाधीश हैं। बट आल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल ए डेफिनेटिव जजमेंट। इसमें यह बताया है कि केवल एक अधिकृत रूप से या नियुक्त किया गया व्यक्ति ही जज नहीं है, जज के अंतर्गत वो व्यक्ति भी आते हैं जो किसी भी लीगल कार्यवाही में, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक स्वरूप की हो, डेफिनेटिव जजमेंट यानी अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त हैं, एम्पावर्ड बाय लॉ हैं। यानी जज ही नहीं बल्कि ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी सिविल यानी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में जो जिसे कि लीगल प्रोसीडिंग कहा जाता है, एक अंतिम स्वरूप का निर्णय देने के लिए सक्षम है। कब
अब सक्षम कब माने जाएंगे जज? उनके जज के द्वारा दिया गया निर्णय कब माना जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में मुकदमा चला, या शासन और अभियुक्त के बीच में चला, या वादी और प्रतिवादी के बीच में चला, या कंप्लेनेंट और डिफेंड एक्यूज के बीच में चला, तो अगर जो जजमेंट हुआ उससे कोई ना कोई पीड़ित रहता है, वो अपील में जाता है। तो एक नीचे के जज का दिया हुआ निर्णय उस समय आप अंतिम नहीं कह सकते। तो कानून बनाने वालों ने इस बात को भी ध्यान रखा है। उन्होंने क्या लिखा है? इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। यानी जज की डेफिनेशन क्या है? जज यानी न्यायाधीश के अंतर्गत वो व्यक्ति भी आते हैं जो कि किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले की विधिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय दे सकते हैं। कब? और उनका निर्णय अंतिम कब माना जाएगा? इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। यदि एक जज के द्वारा दिया गया निर्णय में कोई अपील में नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसको अंतिम स्वरूप मिल जाएगा, सभी पक्षों को उसको मानना पड़ेगा, या सभी ने उसको मान लिया है। अब इसके बाद में ये क्या लिखा है? और ए जजमेंट। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई, एक निर्णय यदि अपील नहीं की जाएगी तो हो जाएगा, तो वो डेफिनेटिव है ना, अंतिम स्वरूप का हो जाएगा। अब मान लीजिए अपील कर दी गई तो क्या होगा? जजमेंट विच इज इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, और हु इज वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन which body of person is empowered by law to give such a judgment। सीधी बात लिखी है कि जब उसने अपील की, या अब उस निर्णय को अपील में ही कन्फर्म होगा। अब मान लीजिए एक मुकदमा सेशन में चला, सेशन में चलने के बाद वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उस निर्णय को पलट दिया या उस निर्णय को यथावत रखा, तो ये कहा जाएगा कि ये निर्णय को कन्फर्म कर दिया गया है या पलट दिया गया है। पलटा हुआ निर्णय भी कन्फर्म माना जाएगा, क्योंकि अपील कोर्ट का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। यदि ट्रायल कोर्ट का फैसला अलग है, सेशन कोर्ट का फैसला अलग है, विचारण न्यायालय जिसको हम कहते हैं उसका फैसला जो भी है, अगर हाई कोर्ट बदल देता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि साहब ये तो अपील में कन्फर्म ही नहीं हुआ, ये तो बदल दिया गया। तो भले ही बदल दिया गया हो, वो वहाँ के क्या है, उसके जिसने निर्णय पारित किया था, जिस न्यायाधीश ने, उसके ऊपर की कोर्ट है। इसलिए इसी स्थिति में हाई कोर्ट का निर्णय अपने आप में डेफिनेटिव या अंतिम स्वरूप का हो जाएगा। अब यहाँ पर जजेस की कैटेगरी भी बताइए। और हु इज ए वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन, यह तो सिंगल जज के बारे में है। अब आप ये कहेंगे कि साहब हाई कोर्ट में डीबी भी मुकदमा सुनती है, फुल बेंच भी सुनती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट में के जजेस 2 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, 5 बैठते हैं, और 10, 11 सॉरी 5 इवन और ऑड नंबर से बैठते हैं। 3, 5, 7, 11, 21 ऐसा अरेंजमेंट है जैसा केस का नेचर होता है। लेकिन अपने को इस समय आईपीसी के बारे में समझना है। यहाँ पर सीधा लिखा है वुड बी डेफिनेटिव और हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब या कई व्यक्तियों के, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निकाय के द्वारा उसको पलट दिया गया या उस पर सुनवाई करके उसके अंतिम स्वरूप को विनिश्चित किया गया है, वो भी जज हैं। जैसे आप हाई कोर्ट जाएंगे तो सिंगल जज भी सुनते हैं, एक जज भी मामले सुनते हैं, और 2 जज भी सुनते हैं, उसको डबल बेंच बोलते हैं। विशेष मामलों में हाई कोर्ट की फुल बेंच भी बैठती है जिसमें 3 न्यायाधीश होते हैं। इससे ज़्यादा हाई कोर्ट में जज की बॉडी ऑफ पर्सन नहीं बनती। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज सिंगल किसी मामले की सुनवाई नहीं करता, वहाँ पर 2 जज होते हैं, 3 जज होते हैं। अगर चीफ जस्टिस बैठेगा तो चीफ जस्टिस के साथ 2 जज बैठते हैं, चीफ जस्टिस के साथ एक भी बैठ सकता है, लेकिन 2 से कम कभी नहीं बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है, 2 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, 11 जज, 21 जज, ऐसा है। 3 या 3 से ज़्यादा जज विशेष परिस्थिति में बैठते हैं, जैसे कि कोई मामला विशेष महत्व का है, 3 जजों ने उसकी सुनवाई की, 2 का मत दूसरा है, तीसरे का दूसरा है, तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा लगता है कि इसमें विधि की व्याख्या ठीक से नहीं हो पाई तो 5 जजों के साथ उस पर बेंच बैठती है, 7 की बैठती है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला होगा तो उसमें 11 या 21 की बेंच बैठ सकती है, लेकिन अभी तक 11 जज से ज़्यादा की बेंच बैठने की स्थिति नहीं बनी है। ये कहने का मतलब है कि बॉडी ऑफ जज जो उस निर्णय को क्या करते हैं, कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, यानी ऐसा निर्णय जो बॉडी ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाएगा और उसको कंफर्म कर दिया जाए या उसको ऑथेंटिक कर दिया जाए, तो ऑथेंटिक करने वाले भी जज माने जाएंगे। इसलिए ये यहाँ पर डेफिनेशन दी गई। अब इस सेक्शन में आप देखेंगे विधि द्वारा सशक्त एक या एक से अधिक व्यक्ति न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय यदि उसकी अपील नहीं की जाए तो अंतिम स्वरूप का होगा, यदि उसकी अपील की गई है तो अपीली अथॉरिटी ने उस पर जो जजमेंट दिया है वो ऑथेंटिक माना जाएगा या अंतिम स्वरूप का माना जाएगा।
और ऐसा निर्णय जो अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा रहा है वो 2, 3, 5, 7 तक हो सकते हैं। क्योंकि ट्रायल कोर्ट, यहाँ आप देखिए सिंगल जज का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ट्रायल हमेशा सिंगल जज के सामने चलेगी, चाहे वो एक मजिस्ट्रेट के चले या सेशन जज के सामने चले, ट्रायल हमेशा उस सिंगल जज की ही सुनेगी। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें आप सेक्शन देखेंगे, इसमें 3 एग्जांपल दिए हैं। 1859 एक्ट में कलेक्टर की धारा 10 के अंतर्गत कलेक्टर को जज माना है। हो सकता है उस समय 1859 में जो कुछ कानून बना हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसमें कलेक्टर को जज माना हो, लेकिन जज बनने के लिए या जज मानने के लिए उसको ये कंडीशन पूरी करता होगा तो ही माना होगा। इसी तरीके का मद्रास के उसमें माना गया है। और इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये माना गया, इसी तरीके से एक जज जो किसी मामले की सुनवाई करके उसमें आरोप लगा सकता है, उसमें फाइन यानी अर्थदंड और जुर्माना कारावास दोनों दे सकता है, वो भी जज है। लेकिन सबसे महत्व की बात, इस पर आप सभी ध्यान दीजिए, जो इसके एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में बताया गया है कि कमिट करने वाला जज कमिटल कार्रवाई के समय जज नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो संबंधित थानों पे जुरिसडिक्शन रखते हैं। कोई भी ऐसा मामला होता है जो सेशन का है या उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पहले आप समझ लें कि 3 साल तक 7 साल तक सजा देने का कानूनी अधिकार है। मान लीजिए ऐसा कोई मामला जो सेशन कोर्ट को सुनना है, तो उसकी चार्जशीट संबंधित थाने के पुलिस उसके यहाँ पेश करती है, वो मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट को देखता है, फिर उसको जब वो देखता है कि मुझे इसकी सुनवाई के अधिकार नहीं है, ये मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुना जाएगा, तो वो उसको कमिट कर देता है। तो इस तरीके से जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक मामले को या सीजेएम एक मामले को सेशन कोर्ट को कमिट कर रहा है, तो कमिट कार्रवाई को जज नहीं माना जाएगा। क्यों? कमिट कार्रवाई इस स्वरूप की नहीं है कि उसको अंतिम स्वरूप का मान लिया जाए या अपील में कोई अथॉरिटी इसको कन्फर्म कर ले, उसको अंतिम स्वरूप का मान लिया जाए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कि मजिस्ट्रेट के यहाँ चार्जशीट पेश होगी, मजिस्ट्रेट उसको सेशन के यहाँ कमिट कर देगा। तो कमिट कार्रवाई करते समय यद्यपि एक मजिस्ट्रेट या सिविल जज है, लेकिन जब एक क्रिमिनल मामले को जो सेशन द्वारा विचारणी है उसको कमिट करता है या ऊपर भेजता है कि साहब मुझे सुनवाई की पावर नहीं है, इसलिए मैं आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, उचित कार्रवाई जैसा समझे करें। तो ये जो आदेश है ये अंतिम स्वरूप का नहीं है।